नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। असल में जैसा आप जानते हैं कि मैं सोनम वांगचुक जी की लद्दाख यात्रा में था, लद्दाख टू दिल्ली यात्रा में था, और उस यात्रा को चंडीगढ़ में रोक दिया था क्योंकि चंडीगढ़ से दिल्ली के रास्ते के बीच में हरियाणा पड़ता था। हरियाणा में चुनाव थे, इसलिए वहां की हरियाणा की सरकार ने इस यात्रा को वहां से नहीं निकलने दिया और चंडीगढ़ से उस यात्रा को बस के माध्यम से हम लोग लेकर पहुंचे दिल्ली। तो दिल्ली में फिर क्या नाटक हुआ आप जानते हैं। सिंघू बॉर्डर पे हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 44 घंटे की डिटेंशन के बाद हमें फिर सरकार मानी हमारी मांगों पर विचार करने के लिए। और ये तो पृष्ठभूमि है। पर मैं बता रहा हूं कि 30 तारीख को जबकि चुनाव चल रहा था, मैंने चंडीगढ़ से दिल्ली तक की यात्रा बाई कार, बाई रोड की है। और उस यात्रा में चूंकि 150-200 लोग थे, तो किसी न किसी को वहीं रुकना था। और हमारी पूरे कारवे के साथ आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां चल रही थी, जिनसे बाकी टाकी से बात होती थी हम लोगों की। तो चूंकि 150-200 लोग थे, जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बुजुर्ग भी थे, तो जगह जगह उन्हें हर 15 मिनट पर किसी न किसी गाड़ी को रोकना पड़ता था। उनके अपने नैसर्गिक जो जरूरतें होती थी यूरिन वूरिन जाने के लिए। तो पूरे हरियाणा में खुद हर 15 मिनट बाद रुककर वहां के लोगों से बात करके वहां का प्रचार देखकर आप आश्चर्य करेंगे, मुझे विश्वास नहीं होता। यदि मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति ये बात कह रहा होता जो मैं कहने वाला हूं, तो मुझे विश्वास नहीं होता। पूरे उस मार्ग पर, चंडीगढ़ रोड पर, चंडीगढ़ टू दिल्ली रोड पर, मुझे एक भी झंडा, एक भी बैनर भारतीय जनता पार्टी का नहीं। ये वो वक्त था जिस वक्त चुनाव अपने चरम पर था। तो वहां के लोगों से बात करके भी, वहां के किसानों से बात करके, वहां के मजदूरों से बात करके, युवाओं से बात करके, मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे लोग अलग बात भी कर सकते हैं। नॉट ए सिंगल पर्सन। हम तो नॉन पॉलिटिकल यात्रा थे, हम तो पर्यावरण के लिए निकले थे, हम तो जलवायु परिवर्तन के लिए निकले थे। हम कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं थे कि आदमी हमारी शक्ल देखकर हमसे हम जैसी बात कह देगा। हम तो कॉमन पीपल थे। और संयोग से हम कुल 12 लोग थे जो उस पूरी यात्रा में लद्दाख के अलावा के लोग, बाकी सब लोग लद्दाखी थे, हम कुल 12 लोग जो हिंदी जानते थे, जो वहां के हरियाणा के लोगों से बात कर सकते थे, जो हरियाणा के लोगों से संवाद कर सकते थे। बाकी लोगों ने तो किसी ढाबे पर रुककर चाय पी और आगे बढ़ गए, क्योंकि उनका तो एजेंडा ही एक था। हमारा एजेंडा तो चंडीगढ़ बचाना भी था, लद्दाख बचाना भी था, हिमालय बचाना भी था, देश बचाना भी था। तो लिहाजा चाय पीते पीते, बातचीत करते करते तमाम सारे लोगों से चर्चा हुई। और नॉट ए सिंगल पर्सन, मतलब ढाबे के संचालक से लेकर वहां पर बैठे चाय पी रहे दूसरे उसके ग्राहकों से लेकर रास्ते चलते लोगों से, बीड़ी पीते हुए लोगों से, हुक्का फूकते हुए लोगों से, सबसे अलग अलग बात की। हर आदमी ने, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे पहलवानों का जो संघर्ष हो, चाहे सैनिकों वाला संघर्ष हो, हर 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 तबके से जुड़े हुए व्यक्ति ने, महिलाएं हो, हर से बात की। तो हर एक ने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो जाने वाली है। अभी अशोक तंवर का जिस तरह का घटनाक्रम, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस ने की है, इस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन जिस समय अशोक तंवर, मैं दल बदलों के पक्ष में नहीं होता हूं, लेकिन आज का ये दल बदल जो कांग्रेस में हुआ है, ये अन्य दल बदलों से इसलिए अलग है क्योंकि नंबर एक तो ये घर वापसी, नंबर दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में जब अशोक तंवर पहुंचे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो स्टेटमेंट थे, वही स्टेटमेंट आज उनको आईना दिखा दिया जाए। उस समय उन्होंने कहा तो कांग्रेस खत्म हो गई। अशोक तंवर इतने बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, इसलिए कांग्रेस हरियाणा से खत्म हो गई, ये उनका दावा था। तो इसी दावे को यदि आज कह दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी से वापस जब अशोक तंवर आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में खबर खत्म हो गई। पूरे दलित समाज में एक मैसेज, चुनाव के एन पहले, एन बीच में ये मैसेज चला जाना कि अशोक तंवर ने वापस से कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, वापस से अपने घर आ गए हैं। अशोक तंवर का जो अपमान हुआ, दलितों का जो अपमान हुआ भारतीय जनता पार्टी में,
भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए दलितों के लिए अशोक तंवर कुछ न कर पाए, इसलिए उन्हें वापस कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा। ऐन वक्त पर यह करना बहुत महत्वपूर्ण रहा। मोदी का और अमित शाह का बड़ी रैलियां वहां पर किसी भी कारण से न कर पाना बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। और जिस तरह से इस यात्रा के बहाने से, चूंकि चंडीगढ़ तो राजधानी है, चंडीगढ़ में हम 2 दिन पद यात्रा की। चंडीगढ़ में सोनम जी के साथ 50 किलोमीटर की लंबी यात्रा हुई। तो वो चंडीगढ़ की खबरें तो अखबार जो वहां पे हरियाणा में बंटता है, वो तो चंडीगढ़ में छप के ही बंटता है ना। तो तमाम सारे लोगों तक एक खबर थी कि ये यात्रा निकल रही है, क्यों निकल रही है, कैसे निकल रही है। हमारे साथ एक निर्दलीय सांसद चल रहा था जो लद्दाख का था। यद्यपि वो निर्दलीय तो इस बार लड़े थे, इसके पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में रहकर अपना अपना संघर्ष कर रहे थे, और कांग्रेस ने इस बार टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय लड़कर चुनाव जीता। तो जिस तरह से पूरा का वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, वहां पर सभा सेमिनार हुए, उसमें सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। छात्रों के बीच में संवाद हुआ। वो छात्र जो पूरे हरियाणा से और पूरे पंजाब से वहां राजधानी में पढ़ने आए थे, उनने अपनी बात सुनी, सोनम जी से बात की और तमाम सारे मुद्दों पर बात की, पर्यावरण के इश्यूज पर बात की, उनके संग फोटो खिंचवाए, उनकी सेल्फीज ली, उनके अपने ग्रुपों में डाली। तो इन तमाम सारी चीजों से वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब थी। दूसरा मोदी जी का कमजोर होना, तीसरा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अंतर्द्वंद, चौथा अशोक तंवर का जाना, पांचवा सोनम जी की यात्रा का वहां से गुजरना। इन तमाम से, और ये वहां से गुजरने के बाद जो दिल्ली से खबरें आई, दिल्ली से जिस तरह से उनको सिंगू बॉर्डर पे रोका, तो किसान जो थोड़ा बहुत धर्म और राजनीति या किसी अन्य वजह से थोड़ा सा विचलित भी हो रहा था, उसने जब वो के वही घटनाक्रम वापस से होते देखा सिंगू बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर का नाम सुनकर हर किसान के, हर हरियाणा के नागरिक के मन में एक अलग तरह की संवेदना जागृत होती है। और वो के वही रास्ता रोक लेना, वो के वही गिरफ्तार कर लेना, वो के वही आचरण सोनम जी के साथ और उनकी टीम के साथ, लद्दाख के साथ करना, जो हरियाणा के साथ, किसानों के साथ कल तक हुआ था, उसने वापस से लद्दाख हरियाणा के किसानों को अपनी पुरानी दुखती रग वापस से याद दिलाई, पुराने घाव को वापस से कुरेद दिया सरकार ने। तो इनने अपने ही हाथों से, और फिर बाद में मजबूर होकर वही करना पड़ा जो हम लोग, सोनम जी और हम लोग चाहते थे कि हमें राजघाट तक जाने दिया जाए। उनको अल्टीमेटली रात को 8 बजे 9 बजे हम लोगों को राजघाट जाने देना पड़ा। हम चाहते थे कि सरकार से बात हो, उनके सेक्रेटरीज, होम सेक्रेटरीज आए, उनने बात की, और अगले 3 दिन बाद इस हरियाणा के चुनाव के बाद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से चर्चा के लिए टाइम फिक्स किया। तो ये तमाम सारी चीजें जो हम चाहते थे, वो उनने उसी किसानों से किए हुए दुर्व्यवहार को रिपीट करते हुए कराया। इससे भी हरियाणा के लोगों के मन में किसान आंदोलन फिर से वापस आ गया कि किस तरह से किसानों ने सरकार को झुकाया था, उसी तरह से सोनम जी ने सरकार को झुकाया है। जिस तरह से किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया था, उसी तरह जलवायु परिवर्तन के लिए निकले, लद्दाख को बचाने, हिमालय को बचाने के लिए निकले हुए लोगों के साथ भी ये दुर्व्यवहार किया। और दिल्ली में जब हम लोग राजघाट पहुंचे, तो दिल्ली में पढ़ रहे लद्दाख के बच्चे, जेएनयू के बच्चे, डीयू के बच्चे, जो 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 इमोशन रखते थे लद्दाख से और इन सबसे, उन सबका हजारों की संख्या में हम लोगों का वेलकम करना, सोनम जी के साथ, हम लोगों के साथ सेल्फीज लेना, हमारे इंटरव्यूज लेना, ये तमाम सारी चीजों ने हरियाणा को प्रभावित निश्चित रूप से किया है। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव तो था ही था, है ही है। इन तमाम सारे कारणों से भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हरियाणा में फंसने वाली है। और आज उनके या विपक्षियों के भी जो सर्वेज आ रहे हैं, वो सर्वेज फेल हो जाएंगे और इतनी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी परास्त होने वाली है कि अगले 20 साल तक, अगले 8 चुनाव तक इनको हरियाणा में और पूरे देश में, दुनिया में मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होती। जी देखिए, क्या है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उसका जो परिणाम हमारे सामने है, उसका एनालिसिस करेंगे तो ये जाहिर हो जाएगा कि हमने जाति, खास में धर्म की राजनीति का पटाक्षेप तो 2024 के लोकसभा में ही कर दिया। दूसरा, कितने ही पढ़े लिखे आदमी को आप नशा कराकर
चाहे वो धर्म का नशा हो या किसी भी दूसरी चीज का नशा हो, कराकर उसके मूल विचार से थोड़ा बहुत डेविएट तो कर सकते हैं, लेकिन जब वो नशा उतरेगा तो वापस से वो सोचने समझने की स्थिति में जाएगा। 2024 में जिस तरह से अयोध्या का मुद्दा, जो भारतीय जनता पार्टी का 1940-80 में जब जनता पार्टी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी बनी थी, 84 में कब बनी थी याद नहीं, तब से लेकर आज तक जो उनके 3 कोर इशू थे, उनमें से 2 कोर इशू 370 और राम मंदिर, ये 2 तो डिसॉल्व हो ही गए। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को 2024 में जिस तरह से नकारा गया है, उसने मुद्दों की राजनीति को वापस से केंद्र में तो ला ही दिया। एक बात। दूसरी बात, जो मैं पिछली बार कह रहा था उसी के एक्सटेंशन में कह दूं कि हरियाणा में हम लोगों को कम से कम 1000-1500 सैनिकों ने घेरा हुआ था, पुलिसकर्मियों ने घेरा हुआ था। जो लोग दिल्ली को थोड़ा बहुत जानते हैं, हमारे श्रोताओं में से और दर्शकों में से और पैनलिस्टों में से, वो जानते हैं कि हरियाणा की पुलिस असल में, दिल्ली की पुलिस असल में हरियाणवी लोगों से भरी। जब भी आप हरियाणा में किसी पुलिस से बात करोगे, किसी सिपाही से बात करोगे, यातायात पुलिस से बात करोगे, वो हरियाणवी में ही जवाब देता है। कारण यह है कि दिल्ली में जो पुलिसकर्मी है वे भी हरियाणवी है। तो चूंकि हमारे मोबाइल जब्त कर लिए थे और हम 44 घंटे तक वहां पर थे, बात करने के लिए हमारे पास कौन था? आप आश्चर्य करेंगे कि मैं जिस सेल में था, जिस थाने में बंदी बनाया गया था, उसमें हम 44 लोग थे, उनमें से कुल हम 4 लोग गैर लद्दाखी थे। तो अब लद्दाख के लोगों से हमारा संवाद में हमारी भाषा अवरोध करती थी। वे हिंदी नहीं समझते थे, हम लद्दाखी नहीं समझते थे, लेकिन हमें बात तो करना थी किसी न किसी से, वाचाल तो हम लोग हैं ही हैं। तो हम उन सैनिकों से बात करते थे, और सैनिकों से क्या बात करेंगे, चूंकि अपना माइंडसेट सामाजिक और राजनीतिक है, तो उनसे वो ही बात करते थे। तो वे सैनिक जो दिल्ली में रह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सत्ता में रह रहे हैं, केंद्र सरकार की तनख्वाह खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, वे भी वहां पर हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में खड़े होकर बात कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि वे वहां वोट डालने जा रहे हैं, पर उनके परिवार तो वहां बसे हैं, अपने परिवार से तो रोज बात करते हैं वे। तो मुझे, यदि मैंने इन 3 दिनों के अंदर 44 घंटों में 100 पुलिस कर्मियों से बात की होगी, नॉट ए सिंगल पर्सन वाज देयर जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होकर बात, निजी तौर पर बात कर रहा हूं। पूरी यात्रा के दौरान हरियाणा के मैंने यदि 150 लोगों से बात की होगी, नॉट ए सिंगल पर्सन वाज देयर जो मुझे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलता हुआ मिला। तो इसे 250 लोगों के मेरे सैंपल को मान लिया जाए तो 250 में से 0 भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे गंभीर आशंका है कि इस चुनाव में ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी को जमानतें बचाना मुश्किल हो जाए इस चुनाव में। दूसरा, आप लखनऊ में के ही हैं, तो संयोग की बात है कि मैं उस यात्रा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने लखनऊ के ही एक MBA होल्डर युवक 28 वर्षीय पारस पांडे प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इस तरह से ये गंभीर आशंका है कि इस बार का चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव होने वाला है हिमाचल का, जो न केवल हरियाणा का, जो न केवल हरियाणा को प्रभावित करेगा बल्कि देश की राजनीति को प्रभावित करेगा, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित करेगा, और आने वाले दिनों में बाकी सारे राज्यों को प्रभावित करेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, RSS की जो लाइन इन दोनों निकल के आ रही है, जो उनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चयन का जो मामला लटका है, इन सबको गंभीरता से प्रभावित करने वाला है। 75 साल की उम्र का जो लाइन खींची हुई है, उस पर जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर द्वंद्व चल रहा है, उसको बल मिलेगा, और संभवतः अगले महीने तक हमें इस देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी, अभी कुछ दिन रहा इस यात्रा के दौरान कि नंबर 1 तो किसान आंदोलन में केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की जो भूमिका किसानों के पक्ष में होनी चाहिए थी, वो नहीं रही। आज आप कह दो कि मैं हरियाणवी हूं, लेकिन जिस समय हरियाणा के लोग दिल्ली में थे, दिल्ली के बॉर्डर पर रोके गए थे, उस समय केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने क्या एटीट्यूड अपनाया। इक्का दुक्का बयान दे देना, एक बार बिल्कुल चले जाना अलग बात होती है, लेकिन उससे आपकी पूरा इंटेंशन और पूरी नीयत
जाहिर नहीं होती। दूसरी बात, शाहीन बाग आंदोलन में जिस तरह से केजरीवाल जी का एटीट्यूड था, उसने ये जाहिर कर दिया था कि किस तरह से वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। दूसरा, हरियाणा के चुनाव में केजरीवाल जी के जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी विरोधी बयान, भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान पहले करने ही वाले हैं, लेकिन वो नुकसान आम आदमी के पक्ष में घटित नहीं होगा, आम आदमी पार्टी के पक्ष में घटित नहीं होगा, वो परिवर्तन के लिए कांग्रेस के पक्ष में ही जाएगा। इक्का दुक्का सीट, जैसा अभी सर ने बताया, हो सकता है इक्का दुक्का सीट मिल जाए, निर्दलीय भी जीत जाते इक्का दुक्का, तो स्थानीय कैंडिडेट पर निर्भर करता है। लेकिन इक्का दुक्का सीट जिस पैमाने पे उन्होंने खड़े किए हैं और कांग्रेस की के 10-12 सीटों के प्रस्ताव को ठुकराकर जिस तरह से उन्होंने 90 सीटों पर खड़े किए और उसमें से यदि इक्का दुक्का जीत गए तो उससे आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन होगा, जो दिल्ली को प्रभावित करेगा। और दिल्ली को प्रभावित किस तरह से करेगा कि आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन होगा, और आम आदमी पार्टी के मोरल डाउन होने से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की मजबूरी आम आदमी पार्टी पर आ जाएगी, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन दिल्ली का चुनाव बेहतर ढंग से लड़ेगी और अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी को वहां पर परास्त करेगी। यद्यपि आम आदमी पार्टी का, जैसे अभी सर ने बताया, दिल्ली में बहुत हालत खराब है। दिल्ली की सड़कों की पोजीशन ये है कि जिस रास्ते से हमें जंतर मंतर लाया जा रहा था, वहां पे कोई मुंडी का देहाती दिल्ली जिला क्या कोई वो है पुलिस थाना जिसमें हमें रखा था, वहां से लेकर और जब राजघाट लाए तो कम से कम 5-7 किलोमीटर हमारी गाड़ी 4-4 फुट गहरे पानी में से होकर गुजरी, मतलब पूरी सड़क पानी से भरी हुई। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि आप उस पानी को एक नाली बनाकर, चैनल बनाकर नाली में नहीं डाल पा रहे। मतलब स्थानीय विधायक भी 4 मजदूर ले जाकर वो काम करा सकता था, एक जेसीबी को ले जाकर काम करा सकता था, लेकिन इतनी भी काम करने की उनकी जहमत नहीं है। आम आदमी पार्टी वहां पर बुरी तरह से बदनाम है। लेकिन यदि कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती है, इंडिया गठबंधन के तमाम सारे साथियों को साथ लेकर लड़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर परास्त करना कोई मुश्किल काम नहीं। जी, निश्चित।